में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा प्रेशर आज जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा। 1% के आसपास का डिप इंडेक्स में देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बहुत प्रेशर में रहे, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी इंटेंसिटी से सेल ऑफ आज लार्ज कैप में था। कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स इनफैक्ट हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ में थोड़ा बदला भी। और ऑब्वियसली बात आज एक्सपायरी थी तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में अंतर दिखना ही था, तो वो अंतर देखने को भी मिला। प्रेशर आज रहा अदानी समूह में। इनफैक्ट 5-6 दिन की तेजी के बाद आज जाके थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ देखने को मिली। इसके अलावा आज खरीदारी थी रिलायंस में, इनफैक्ट आज प्रेशर था। इसके अलावा सेलेक्टिव बैंक्स के अंदर आज प्रेशर में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। खरीदारी थी एल&टी ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो कि आज तेजी में कामकाज कर। टाटा स्टील आज मेटल इनफैक्ट तेजी में था। जेफरीज की रिपोर्ट का इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में ज़्यादा प्ले आउट हो रही थी और कैश मार्केट के शेयरों में फिर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा फ्यूचर रिलेटेड स्टॉक्स के या फिर उन स्टॉक्स के जो कि फ्रंट लाइन से रिलेटेड हैं। तो अलग अलग स्टॉक्स में काम था। इंडेक्स वाइज आज सुबह प्रशांत जी जुड़े थे हमारे साथ। उन्होंने ये बात फर्स्ट हाफ में मेंशन कर दी थी कि शायद सेकंड हाफ में प्रेशर एक्सटेंड करेगा, और वो हुआ भी। और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि 15,600 15,500 ये जोन्स पे आके इंडेक्स को थोड़ा थमना चाहिए, जो आज इंडेक्स का लो भी है। तो अगर यहाँ थमा और बाइंग आई तो वापस रेंज वही 15,600 17,500 और 17,800 के बीच की रेंज है। माफ़ी 15 भूल गया। लेकिन अगर वो रेंज में बाइंग नहीं आई 17,500 17,600 के अराउंड, तो ये शायद और फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ेगा बिकवाली जो है। लेकिन 17,500 17,600 पे सपोर्ट और 17,800 के आसपास रेजिस्टेंस जो बाजार की मेजर टेंडेंसी आप देख रहे हैं, वही शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह की रेंज को इंडेक्स अभी प्ले कर रहा है। साथ ही साथ स्टॉक वाइज अच्छी रणनीति आप कई सारे स्टॉक्स में बना सकते हैं और मूव वहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। न्यूज़ फ्लोज में आज मिड कैप आईटी में थोड़ी बहुत बाइंग थी। उसके अलावा आज जो न्यूज़ के दम पर जहाँ प्रेशर बनता हुआ दिख रहा था या जहाँ पर मूव था, उसमें जो फार्मा के सेलेक्टिव कंपनीज हैं वहाँ पर खरीदारी थी। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, वो बसेस के नए ऑर्डर्स के बीच में यहाँ पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। चीनी कल की तेज़ी और प्रॉफिट टेकिंग आई। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग जो मोमेंटम है वो मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें कहाँ गया सवाल, ही गायब हो गए। अभी तो मेरे पास वीडियो ही नहीं आया है जिसमें सवाल पूछूं मैं। एनीवेज, लेकिन हाँ, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला है कोटक महिंद्रा बैंक सेज इट हैज स्मॉल एक्सपोजर टू एम्बैटल्ड कॉन्ग्लोमरेट अदानी ग्रुप। तो वाणी साहब, इसमें आप क्या सुनना या क्या पूछना चाह रहे हैं वो उसकी क्लैरिटी नहीं है मुझे। इफ़ इनके एक्सपोजर वाइज आप बात कर रहे हैं तो मल्टीपल बैंक्स और मल्टीपल फाइनेंशियल फर्म से बात मेंशन कर चुकी है किस तरह एक्सपोजर, और सबका ही मोलेस 1% ज़्यादा लोन बुक किसी का नहीं है, विच इज़ सेफ। तो ठीक है, फेयर इनफ। और चाहे कोई भी बैंक और फाइनेंशियल, सो दे नो इट बेटर, क्या ही बोल सकता हूँ उसमें मैं। Have invested 50 lakh in past 18 months. Current return 3 to 4% in negative. Holding all quality stocks such as TCS, Infosys, Asian Paint, DMart. Page perspective is long term, 10-15 years, and can hold them for long. Can I handle the market volatility and buy on dips? Should I give my portfolio to PMS for regular returns? Kindly guide what to do. देखिए सर, ट्रिकी है सवाल। अगर आपके पास टाइम नहीं है मैनेज करने का पैसा तो आप दे सकते हैं पीएमएस को, लेकिन उसको दीजिएगा जो पीएमएस मैनेज ठीक करता है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। 1 2, अगर आपको लगता है कि आप अपना पोर्टफोलियो ठीक मैनेज कर रहे हैं और आपने अपने लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सही शेयर चुन रखे हैं जो दिख भी रहे हैं सो फार, तो आप खुद ही होल्ड कर लीजिए। मतलब पीएमएस की फ़ीस और एक्सपेंसेस जो रहते हैं उनको देकर अगर आपको लगता है कि रिटर्न आप रीज़नेबल उठा पाएंगे वहाँ से, तो वहाँ दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, रीजनेबल रिटर्न नहीं देना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड का अलग चॉइस है, वहाँ भी दे सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, कुछ हिस्सा पीएमएस को दे दीजिए, कुछ हिस्सा अपने पास रख लीजिए मैनेज करने के लिए। वो डिपेंड, और विद टाइम आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा कि आप ज़्यादा बेटर मैनेज कर रहे हैं कि वो। बट ये 3-4% मार्केट के फॉल में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 1 साल में आपने पोर्टफोलियो बिल्ड किया तो 1 साल में इंडेक्स का कितना रिटर्न है और आपका कितना रिटर्न है, अगर आप सिस्टमेटिकली देख रहे हैं तो। अगर मान लीजिए निफ्टी का रिटर्न 8% माइनस है और आप 3% माइनस में खड़े हैं, तो भी आप आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं निफ्टी से। या मिड कैप का रिटर्न जब आपके जो जिन क्लास के शेयर आपने ले रखे हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी बेटर साइड पर हैं।
सो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप इसमें सीखेंगे ज़्यादा और पोर्टफोलियो अपने हिसाब से बनाएंगे, अपनी गलतियां करेंगे और आपका ही रिटर्न, आपका रिवॉर्ड पूरा। रिस्क भी आप ही का और आपको शायद किसी को दोष देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरे केस में आपका प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा। हाउ प्रोफेशनली दे मैनेज वो आप तय करेंगे, किसको चुन रहे हैं उसके हिसाब से। और आपके पास रिस्क एसोसिएशन थोड़ा कम हो सकता है अगर इसे प्रोफेशनली लोग मैनेज करेंगे तो। सो आप कॉल आपकी ही लेनी है, इसमें मैं क्या ज़्यादा मदद कर पाऊंगा, बट दोनों के प्रोज कॉन्स आपके सामने रख दिए गए। ओके, वाई बजाज फाइनेंस फॉलिंग एवरीडे, यस्टरडे 3%, टुडे 2%, एनी रीजन? दास साहब, वो एक रिपोर्ट आई थी ना कल, एम्बिट की रिपोर्ट थी, 5,000 रुपये के टारगेट दिए थे। मार्केट उसी को ही इनिशियल ट्रेड के तौर पे, इनिशियल ट्रिगर के तौर पे ले रहा है, जिसके दम पर टूट रहा है। वैसे तो आज सारे हैवी वेट टूटे हैं, रिलायंस टूटा, बजाज टूटा, कोटक टूटा, मतलब बैंक्स टूटे। सो आज का तो आप एक्सेप्शनल रख चल सकते हैं कि आज मार्केट में एक्सपायरी थी तो वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी, बट अदरवाइज बजाज के केस में इमीडिएटली तो वही 5,000 रुपये के टारगेट्स की रिपोर्ट एम्बिट पे, जिसके दम पे वो नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा है। आप कल रिपोर्ट मैंने ट्वीट भी की थी, आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं उनका रैशनल क्या है। हैविंग सेड दैट, बजाज फाइनेंस में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भले ही मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद वाला कंसोलिडेशन है, बट क्वालिटी पे डाउट नहीं है, प्राइस पे थोड़ा सा डाउट है, तो वो एक बार को शायद थोड़ा कंसोलिडेशन में एडजस्ट हो जाए। बट सेल कॉल में कोई बुराई नहीं है, बजाज फाइनेंस कोई ख़राब कंपनी नहीं आती सेल कॉल होते ही। सो आप उस हिसाब से कॉल लीजिए और रैशनल को आराम से पढ़ लीजिए। फिलहाल के लिए इमीडिएट ट्रिगर यही दिख रहा है इसमें। ओके, और लेमन ट्री फॉर लॉन्ग टर्म, अदीप सर, एक अच्छी चीज़ है कि एक कैपेसिटी ऐड, मतलब अगर आप इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको फील होगा। और कंपनी कैसे उन्होंने इनिशिएट की थी और कैसे कैसे मिस्टर केसवानी की कंपनी यहाँ तक लेकर आए हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 2-3 अच्छे ट्रिगर कि एक तो कंपनी डेट है लेकिन नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये होटल और इंफ्रा में डेट हमेशा रहता है। सो डेट तो रहेगा क्योंकि कैपेसिटीज ऐड होती रहती हैं और नए नए होटल्स एक्सपैंड भी कर रहे हैं। इन्होंने अभी 3 या 4 होटल पिछले 1-2 महीने में ही खोल दिए हैं। सो G20 से पहले ये लोग अपनी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, इसीलिए कि वहाँ से अच्छा फ्लो आने की उम्मीद है, 1। और 2, ये ना केवल इनिशियल सेगमेंट में बल्कि प्रीमियम सेगमेंट में भी जा रहे हैं। मुंबई में इनका एक बहुत बढ़िया होटल एयरपोर्ट के बाहर बन रहा है, उसकी कैपेसिटीज़ भी शायद सितंबर में शुरू होने की बातचीत है इसी साल से। सो वो कंपनी के रियलाइजेशन को भी ऊपर ले आएगा। तो कंपनी तो इन टोटल ठीक है, अच्छी है, और नीचे के दाम पे मिले तो आप उसको आराम से ऐड भी कर सकते हैं। होटल स्पेस में लिमिटेड कंपनीज हैं जिनमें आप ऐसा काम कर सकते हो। उसमें इंडियन होटल और लेमन ट्री 2 ही कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके एक्सपेंशन भी बड़े हैं और मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज कंपनी में ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है। पहले थोड़ा क्राइसिस रहा वो कोविड टाइम पे, बट मैनेजमेंट जब जब आती है तो बुलिश साउंड करती है। सो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा, और यही 2 नाम आप प्रेफरेबल देख सकते हैं। एटलीस्ट G20 एक बढ़िया समिट है, बढ़िया ट्रिगर है इनके लिए। पराज इंडस्ट्री, आप विनोद जी शायद प्राज इंडस्ट्री पूछ रहे हैं। ओके, प्राज इंडस्ट्री वर्सेस रेणुका शुगर। जैसा साहब, एनी शुगर स्पेस में मतलब कोई भी स्टॉक अभी तक मुझे उस लेवल पे दिखा नहीं जिस लेवल पे एंटर किया जाए। मतलब आई एम वेरी, मतलब कई बारी मैं ओवर रैशनल साउंड करता हूँ, लेकिन इस स्पेस में मैं अभी भी, मुझे वो कन्विक्शन नहीं आया कभी, डिस्पाइट अभी नंबर्स अच्छे दिखते हैं मल्टीपल वाइज, 30% शेयर नीचे आ चुके हैं हाई से, बट स्टिल इनमें बहुत स्टीम बाकी है अभी भी नीचे आना, क्योंकि ये साइक्लिकल ही है। चाहे कुछ हो जाए शुगर में, आप कितनी भी स्टोरीज देख लीजिए, एक्सपोर्ट की या इथेनॉल की, अल्कोहल की, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रियलाइजेशन की, लेकिन अब तक तो ऐसा कोई ट्रिगर दिखा नहीं कि ये सिक्योलर चलेंगे। ये साइक्लिकली थे, साइक्लिकली रहेंगे थोड़ा बहुत। बाकी डिपेंड्स गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स पर भी। लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो बेस्ट इज़ EID पैरी, क्योंकि वो सबसे पुरानी और सबसे मजबूत ग्रुप की कंपनी है। 7 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, डिस्पाइट ये शेयर बहुत टूटा नहीं है फिर भी। इसके अलावा आप देखना चाहते हो तो बेजल्दी सभी में आपको मोमेंटम प्ले करना है। मोमेंटम प्ले कैसे होगा कि आप 30 रुपये पर रेणुका लेके 50 में बेच दो, या द्वारकेश या धामपुर या बलरामपुर, इनमें भी मोमेंटम को प्ले कर जाओ। तो इस हिसाब से आप कॉल लेना चाहो ले लो, लेकिन अदरवाइज इसमें यही कैच रहेगा। और शायद बलरामपुर में तो रिसेंटली प्रमोटर ने हिस्सा खरीदा भी है, तो वो एक बार को आप अच्छे ट्रिगर के तौर पर देख सकते हो। आप एक्सचेंज में चेक कर लो, उनके नोटिफिकेशंस में एक्सचेंज के, कि कहाँ पर खरीदा है, वो मिल जाएगा आपको इजीली। उसके इर्द गिर्द जहाँ आप खरीदना चाहो खरीद लो। ये प्रमोटर शायद खरीदते हैं और ऊपर बायबैक में टेंडर कर देते हैं, तो अगर वो ऐसी सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड बनती है तो आप एक बार वो चेक कर सकते हो। 3 बायबैक ऑलरेडी बलरामपुर चीनी दे चुका है। सो आप अगर जानना चाह रहे हो तो इन दोनों को चुनो, और सेक्टर को जरा ध्यान समझ के पहले पढ़ लो, उसके बाद कोई कॉल लेना आप उस पर।
स्टॉक जो नेक्स्ट वुमेन डे पर गिफ्ट के तौर पे दिया जा सके वाइफ को। समीर सर, मतलब वुमेन डे और होली और दिवाली और ये डे और वो डे तो आप मतलब हम लोगों के रीजंस होते हैं स्टॉक पिक करने के लिए या बताने के लिए लोगों को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट कोई भी डे आप चुनो, दैट्स योर कॉल। और कोई भी डे पे आप क्वालिटी चुन लो, दैट्स अगेन योर कॉल। तो जो स्टॉक्स परमा हैं, जैसे कि जो स्टॉक्स परमानेंट क्वालिटी हैं, उनको तो आप हमेशा चुन सकते हो, वो आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा, जिसमें आपके द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस होते हैं, जिनकी स्टॉक प्राइसेस पे नहीं, इनके बिजनेस पे आप बेट करते हो। मिसाल के तौर पे TCS, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, बर्जर पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ऐसे करके जितने लीडर्स हैं अपने अपने स्पेस के, तो उनको इसलिए हमेशा बोलता हूँ क्योंकि लीडर, मतलब मुझसे किसी ने पूछा भी था ये बात कि आपने कल ही शायद किसी ने एक कमेंट में डाला था कि जब शेयर नीचे ही आना है तो आपने एडवाइस क्यों दिया खरीदारी करने का। सर, अगर वो क्वालिटी शेयरों में एडवाइस नहीं किया होता और कल को नीचे नहीं आए होते तो भी ये सवाल होता कि आपने बोला नहीं लेने को, और नीचे आ गए तो एटलीस्ट वो क्वालिटी है, उनके बिजनेस पे सवाल नहीं उठा, उनके प्राइस पे सवाल उठाया। लेकिन जिसके प्राइस पे सवाल है वो प्राइस तो एडजस्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद आपके एवरेज प्राइस से अपने आप ही, वरना कुछ टाइम वहाँ कंसोलिडेट करेगा फिर चलना शुरू हो जाएगा, जो एशियन पेंट में हुआ, जो TCS में हुआ, जो इन्फोसिस में हुआ। तो क्योंकि उनके प्राइस को लेकर इशू नहीं, उनके प्राइस को लेकर इशू नहीं, क्वालिटी को लेकर इशू नहीं है, वो 20 साल 30 साल 50 साल से अपना धंधे कर रहे हैं, तो उनके प्राइस में ही प्रॉब्लम है ना, तो प्राइस तो एडजस्ट कर लेगा कुछ टाइम में। लेकिन जिनकी क्वालिटी में ही इशू आ गया है, उनके प्राइस को आप कैसे एडजस्ट करोगे। मिसाल तौर पर वोडाफोन, 150 रुपये का वोडाफोन 7 रुपये आ चुका है, या यस बैंक या सूजलॉन, इनकी निफ्टी के हिस्से थे एक ज़माने में सब के सब, और वहाँ से आज टूट के नीचे आ गए। इनकी क्वालिटी को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ हो तो आप कैसे इनके प्राइस को जस्टिफाई कर लोगे 7 रुपये पे भी, 8 रुपये पे भी। तो इसीलिए जिसकी क्वालिटी एटलीस्ट एश्योर्ड है, जिसका बिजनेस एश्योर्ड है, जिसका प्रोडक्ट एश्योर्ड है, उसमें प्राइस एडजस्ट हो गया, कोई बात नहीं, वापस थोड़े बाद ऊपर आ जाएगा। लेकिन जिनकी प्राइस ही नहीं है, जिनकी क्वालिटी एश्योर्ड नहीं हो पा रही है, डेट इतना ज़्यादा है, उनको आप कैसे एश्योर करोगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि उन कंपनियों में आप थोड़ा थोड़ा एवरेज करो, एक बार में आउटराइटली मत उतरो, और नीचे आता जाए तो ऐड कर सकते हो। पहला सवाल का जवाब ये था। और आई हैव HDFC बैंक, घोषाल साहब, मतलब क्या ही बोलूँ, अपने ऑल टाइम हाई से शायद ये 7-8% ही दूर है आई थिंक, जो मैं कल देख रहा था। तो डिस्पाइट इतने क्राइसिस, डिस्पाइट कंसोलिडेशन, डिस्पाइट इश्यूज विद बैंक्स, ये वहीं पहुंच गया जहाँ से शुरू हुई थी कहानी। सो ये तो हमेशा एवरी डिप इज़ अ बाय फॉर HDFC बैंक, फॉर एटलीस्ट इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के लिए सर लेवल्स होते हैं क्रूशली, उसको आपको देखना पड़ेगा, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप आराम से इसको लेकर रख सकते हैं। इट्स अ क्वालिटी बैंक टू ओन। तो HDFC, एक्सिस, कोटक, ICICI, एटलीस्ट ये 4 बैंक, SBI, इन 4 को तो आप डिनाई कभी कर नहीं सकते। अगर आप बैंक्स में कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो इनको तो एटलीस्ट आप ले ही सकते हो, एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अंबुजा 343, दीक्षित सर, कंपनी बेटर है डिस्पाइट, मतलब इधर होलसेल ओन इट और अदानी ओन इट, उससे तो बाद में असर आएगा, लेकिन धंधा तो एटलीस्ट है ही। पिछले 1 साल में ओनरशिप बदली है लेकिन कैपेसिटी उतनी है, 75 मिलियन टन दोनों कंपनियों की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी तो चल रही है। अंबुजा के साथ एक क्राइसिस है कि ये बहुत सालों बाद चला था, जो ये 500 रुपये गया था, मतलब शायद 10-12 साल बाद चला था। तो इतनी बड़ी तेज़ी इसने इतने समय बाद दिखाई थी। तो अब वो तेज़ी आई है, कैरी फॉरवर्ड करती है या कंसोलिडेशन में रहता है, नंबर्स पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ा लार्ज अंडर परफॉर्मर है ये स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाकी पीएस से कंपैरिजन में। तो अगर आपके पास है तो आप बने रहो, पहली चीज़। मोमेंटम मिले आप कॉल ले सकते हो उसके हिसाब से। लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप प्लेयर्स में अल्ट्राटेक इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। श्री सीमेंट महंगा है थोड़ा सा भाव वाइज। JK सीमेंट एक बार को देख सकते हो आप, कैपेसिटी वाइज ठीक ठाक कंपनी है। इंडिया सीमेंट थोड़ा नीचे मिल जाए तो भी ठीक कंपनी है। सो कॉल आपको वैसे लेना होगा, बट लार्ज कैप में अल्ट्राटेक इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। जुबिलेंट फूड ऐड कर सकते हैं निक सर, आज ही सुबह वो प्रशांत सर हमें बोल के गए कि आप इसे ले सकते हो, और बढ़िया तेज़ी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। और वैसे भी बहुत समय से टूटा हुआ शेयर नीचे मिल भी रहा है, पूरा ग्रुप में कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी एक जुबिलेंट इनग्रेविया को लेकर रिपोर्ट इशू की थी PL रिसर्च ने, तो PL रिसर्च में ही मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये वो बाय है इसके ऊपर, क्योंकि उनका कहना है कि जो नंबर्स थे 2 बार, जो पिछले पूरे साल के नंबर ख़राब आए थे, उसकी वजह जो एक प्रोडक्ट बेचते थे तो उसके प्राइसेस बहुत भाग गए थे, तो उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन हिट हुए थे, और उससे पहले वाले साल में नंबर बहुत अच्छे थे क्योंकि कोविड की डिमांड थी। सो वो बेस का इफेक्ट आया, जिसकी वजह से नंबर कमज़ोर हो गए, और कमज़ोर नंबर की वजह से शेयर टूट गया, और अब कमज़ोर नंबर के बेस पे अच्छे नंबर आएंगे।
सो इसलिए उनको बुलिश है वो इसके ऊपर। तो ये वो कह रहे हैं इस ग्रुप में ही कुछ कुछ वापस पिकअप आना चाहिए, पूरा ग्रुप टूट चुका है काफ़ी, फार्मोवा, फूड्स, ये इनग्रेविया। तो अगर पिकअप आता है ग्रुप में और अदरवाइज भी तो आप देख सकते हो, मतलब जुबिलेंट फूड में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शायद ना दिखाई पड़े, ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है। सो जो चीज़ ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है उसमें बहुत डाउनसाइड कैप्ड होता है, तो उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हो। ओके, टाटा कमीशन 900 रुपये पे 200 शेयर है, कुछ नहीं, होल्ड करिए। राज सर क्या दिक्कत है आपको, ऑलरेडी आप 1240 तो चल ही रहा है आज, तो आपकी खरीदारी से शायद 300-400 रुपये ऊपर है, तो 40% गेन में तो आप ऑलरेडी बैठे हो, और प्लस डिविडेंड भी आ चुका है जिस दाम से आपने लिया, तो शायद 3 बार डिविडेंड आया होगा 27-28 रुपये पर शेयर, तो 60 रुपये उसके भी जोड़ लो, तो मोटा मोटा आपको करीब करीब 400 रुपया पर शेयर इससे ज़्यादा मिल रहा है, 500 रुपये पर शेयर मिल रहा है, अच्छे खासे गेन में हो आप, आराम से बैठो। एज ऑफ ना हो तो दोबारा आपके बाहों के आसपास है फिर ऐड कर लेना, तो क्या ही दिक्कत है। ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, चला हुआ शेयर ज़रूर है, लेकिन आप ऐसे समझो कि 990 रुपये की जोन में रारे एंटरप्राइजेज, जो लेट श्री राकेश झुंझुनवाला की एंटरप्राइज है, उन्होंने इसके अंदर होल्डिंग ली है अभी भी, पिछले क्वार्टर में भी, और 1% की होल्डिंग ली है, और वो पहले 200 रुपये में ले चुके हैं, जिसके बाद वो बेच के निकले थे 900 रुपये की रेंज में या 1100-1400 रुपये की रेंज में, और फिर वापस उन्होंने 900 रुपये में एंटर किया है। सो और ये सब एक्सचेंज पर है, तो आप एंटर कर सकते हो, सच कोई फ्लॉ तो नहीं दिख रहा। कंपनी अच्छी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी अंडर सी केबल असेट ओन्ड है, और टाटा समूह की बैकिंग है। सो आप देख सकते हो, आप आराम से बने भी रह सकते हो, आपको प्रॉफिट भी है। ओके, और RVNL, राजीव सर, ये मोमेंटम पे आप निकलना ज़्यादा बेटर है, कि अगर कोई तेज़ी मिल जाए तो आप निकलने की कोशिश करना है या मोमेंटम को प्ले करना है इसमें। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी वाले रेलवे के स्टॉक्स में शायद नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा मूव आ चुका है इसमें, तो रेलवे वैसे ही बहुत चला है पिछले साल, रेलवे और डिफेंस, तो उसके बाद आप इसमें अब एंटर कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के कॉल लेना, और रीजनेबल प्रॉफिट मिले तो थोड़ा थोड़ा निकलते रहना। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक ज़्यादा ही है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योलर मूव। शुक्रिया दीक्षित साहब। और देवयानी के केस में सर नंबर में तो मुझे बेटर लग रहा था मिस्टर सर, मैंने भी रिसेंटली इसके नंबर देखे थे, नंबर थोड़ा पिकअप कर तो रहे हैं, बट इक्विटी साइज एंड IPO क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए एक बार को कंसर्न है, थोड़ा IPO निकल जाए, समय निकाल जाए तो ज़्यादा बेटर आप इस पर कॉल लोगे। इनफैक्ट कल 2-3 सवाल ऐसे ही पूछे थे किसी ने मुझे कृष्णा डायग्नोस्टिक को लेकर, वो सवाल मैं कमेंट में पढ़ रहा था, मैं रोज़ यूट्यूब पे कमेंट पढ़ता हूँ वैसे, तो उसमें मैं नंबर देख रहा था। कृष्णा वैसे तो इस पूरे डायग्नोस्टिक स्पेस में सबसे सस्ती कंपनी है, 17 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, और बहुत गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। एक कंसर्न, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 20-22%, 23% होल्डिंग है, हालांकि वो बढ़ा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन कम है होल्डिंग वो, ये कंसर्न है। IPO बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए मतलब बहुत पुराने नंबर्स नहीं हैं, इसलिए एक बार वो कंसर्न बन रहा है। बट 1-2 साल पहले लॉस आया था कोविड की वजह से, उसके बाद अच्छे नंबर आए, अब 71 करोड़ का मुनाफा है, कितना स्टेबल होता है, 20% मार्जिन कितने स्टेबल रहते हैं, ये पार्ट जब क्लियर हो जाएगा तब आप कोई उसके ऊपर कॉल ले पाओगे। तो कृष्णा जिनके पास था, जिन्होंने सवाल पूछा था, उनके लिए बात है कि अभी आप बने रहो, आपके पास है तो आप होल्ड रख सकते हो, बहुत ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, और वेट करो नंबर्स के इम्प्रूव होने का, उसके बाद ज़्यादा बेहतर रणनीति आप पता कर पाओगे इसमें। टाटा मोटर्स हर साल नेगेटिव इनकम शो कर रहा है, तो फिर स्टॉक चलता कैसे है? मित्रा साहब, स्टैंड लोन और कंसो नंबर्स, दो तरह के नंबर देता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के साथ दो बड़े कंसर्न हैं, एक लॉस और दूसरा डेट, ये दोनों इनके बहुत बड़े कंसर्न हैं। बट स्टैंड लोन बेसिस पे इनके नंबर्स में सपोर्ट आया था, ये कमर्शियल व्हीकल की लार्जेस्ट प्लेयर है, तो और प्लस JLR जैसे एसेट भी ओन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब है, इट इज़ जस्ट कि नंबर्स बहुत प्रॉफिट में नहीं आते हैं। और ये बात ऐसे, अगर लॉस मेकिंग कंपनियों की चलने वाली बात की जाए तो जोमेटो, तो पेटीएम, ये 6-6 हज़ार करोड़ के लॉस है, इवन वोडाफोन, ये सब लॉस दे रहे हैं। बट यस, टाटा मोटर्स पे कभी जिनके पास है वो मोमेंटम को चेज़ कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से कभी इसका नाम मैंने नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि उसमें लॉस का जो नंबर है वो मुझे कभी कन्विक्शन नहीं दे पाया। सो कि बहुत अच्छा सब कुछ है, बट वेयर इज़ द प्रॉफिट, दैट इज़ द ओनली कंसर्न। इसीलिए मैं हमेशा बजाज ऑटो बोलता हूँ कि एटलीस्ट डिविडेंड तो दे देता है, तो कुछ नहीं मिला तो डिविडेंड ही मिल जाएगा 3-3.5-4% के आसपास का, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बढ़िया ग्रोथ है, एक्सपोर्ट की लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया की, तो उसको आप एक बार को फिर भी देख सकते हो कंपेरेटिवली। 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट प्लेयर कमर्शियल व्हीकल या ट्रैक्टर स्पेस के अंदर है। सो
ऐसे करके आप कॉल लो। लेकिन टाटा मोटर में ये बात सच है, आपने सही बोला है कि उसमें लॉस है और चलता क्यों है, ये कंसर्न भी है कि डेट इतना है जिसकी वजह से लॉस खाता है, बट स्टैंड लोन बेसिस पे नंबर कभी कभी बेटर भी आते हैं। सो मिक्स एंड मैच है, वो हेडलाइन नंबर मत देखा करिए, बिटवीन द लाइन नंबर देखिए। कभी कभी ये लोग इम्पेयरमेंट करते हैं अपने लॉसेस का, वो इम्पेयरमेंट की वजह से भी आपको लॉस दिखाई पड़ता है। ओके, HCL टेक में सर आप बने भी रह सकते हो और नई खरीदारी भी कर सकते हो शेख साहब, क्योंकि ये प्रमोटर की तरफ से बाइंग हो रही है। पिछले 5 दिन या 7 दिन में प्रमोटर ने बढ़िया माल खरीदा है इसमें, इन जोन्स पे। तो अगर प्रमोटर एक्टिव हुआ है तो आप आराम से एक्टिविटी कर सकते हो। प्रमोटर एक्टिव होना अपने आप में अच्छा साइन है। एशियन टाइल के केस में सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, मैं इनके लास्ट नंबर देखे थे तो नंबर थोड़े ख़राब भी आए इनके। सो आप यहाँ पर बड़ा कॉशियसली कॉल लो और अकॉर्डिंगली आपको निकलना हो, बट HCL टेक इज़ गुड टू गो। ओके, कैन वी कीप टाटा कंज्यूमर फॉर लॉन्ग टर्म? यश सिंह साहब, इट्स अ गुड कंपनी और आप आराम से इसको होल्ड भी कर सकते हो। टाटा सामूहिक कंपनी और टूटा भी ऊपर से बहुत है। सो प्रोडक्ट वाइज अच्छी है, प्रोफाइल वाइज अच्छी है, ओनरशिप अच्छी है और नए प्रोडक्ट में ये लोग एक्सपैंड भी कर रहे हैं। तो वो जो एक्सपेंशन है वो इसको शायद काम भी करके देगा। थोड़ा स्लो मूवर रहेगा कि FMCG है, बट स्टिल आप आराम से इसमें बने रह सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी टू ओन। कल किसी ने एक सवाल और पूछा था, वो जाने से पहले उसका भी जवाब दे देता हूँ। वो था सनूफी और एबट पे। अबट क्यों बोला, सनोफी क्यों नहीं? क्योंकि सनोफी इस दाम पर सही है, वन। दूसरा, अबट की प्रॉफिटेबिलिटी और सनोफी की प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है, वैल्यूएशन में भी अंतर है। अबट महंगा है, सनोफी सस्ता है। अबट की प्रॉफिटेबिलिटी के सामने सनोफी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, डिस्पाइट अबट की मार्केट कैप बड़ी है और सनोफी की मार्केट कैप कम है। सो कुछ चीज़ों में अभी का दाम सनोफी का ज़्यादा बेटर दिख रहा था, इसलिए बोला। कंपनी दोनों ख़राब नहीं थी, ये भी बोला था, लेकिन दाम में हिसाब से अभी सनोफी ज़्यादा बेटर दिख रहा है। सो आप कॉल उस हिसाब से लिए। कंपनी अबट भी ख़राब नहीं है और थोड़ा चला हुआ है, बट सनोफी नीचे मिल रहा है इसलिए उसको बोल दिया था। तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। चलो, इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आपसे मुलाकात हुई कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।